नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है और वो विषय ये है कि मोदी सरकार ने किस प्रकार से टेररिज्म को भारत में संभाला है। एनआईए ने जो छापे मारे हैं कल जम्मू कश्मीर में और कई दिनों से वो मार रहे हैं, उसकी एक रिपोर्टिंग उन्होंने कोर्ट में भी दी है। बहुत सारे राइटर्स ने उस पर लिखा है। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एफसीआरए को लेकर जिस प्रकार कल ऑर्डर आया, जजमेंट आया, वो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने एफसीआरए में जो संशोधन किए थे, यानी कि फॉरेन फंडिंग कैसे ली जाएगी, क्या ली जाएगी, जैसे उन्होंने कहा था कि फॉरेन फंडिंग सीधे एफसीआरए कानून में संशोधन 2020 में किया था और ये कहा था सीधे किसी के भी अकाउंट में नहीं आ सकती। अगर कोई संस्था फंडिंग लेना चाहती है, भले वो ट्रस्ट हो, कोई एनजीओ हो या कोई भी किसी प्रकार की कोई संस्था भारत में कुछ भी काम करती हो, वो अगर विदेशी फंडिंग किसी प्रकार से भी लेती है तो उसको एसबीआई में दिल्ली में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसी अकाउंट में उसको लेना है ताकि उसका ऑडिट क्रॉस ऑडिट आसानी से हो सके। दूसरा, उन्होंने संशोधन ये किया था कि जो फॉरेन फंडिंग आप ले रहे हो, विदेशी पैसा ले रहे हो, उस पैसे का केवल 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आपको खर्च करना पड़ेगा। 80% आपको प्रोडक्टिव काम दिखाने पड़ेंगे। प्रोडक्टिव काम 80% का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कहा विकलांगों की सेवा करने के लिए, आपने कहा कि हम देश में गरीबी मिटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए, हम अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, जो भी आप कहते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन केवल 20% हो सकता है। 1 करोड़ रुपया लिया है तो 20 लाख रुपए ही ऑफिस खर्चे में हो सकते हैं। 80 लाख रुपए ग्राउंड पर आपको दिखाना पड़ेगा और उसका हर वर्ष क्रॉस ऑडिट करवाना पड़ेगा। दूसरा, ये भी उन्होंने कहा कि जो भी फंडिंग आप लेते हैं, पहले एफसीआरए कानून के तहत आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि आप फंडिंग लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ऐसे ही नहीं कि संसार में कोई भी कंट्री में कोई सिटीजन है और वो आपको, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको फंडिंग कर दे। मुझे लगता है इसका मेन कारण केजरीवाल की उत्पत्ति रहा होगा, क्योंकि केजरीवाल की उत्पत्ति ही फॉरेन फंडिंग से हुई है, ऐसा लोग कहते हैं। जैसे भारत में कोई चीज़ बढ़ानी है, किसी व्यक्ति को जो देश के विरुद्ध काम कर सकता है, उनके एजेंडे पर काम कर सकता है, उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के लिए यहाँ उसको बड़ा करना पड़ेगा। उसको बड़ा कैसे करें, तो एक तो ये है कि कबीर फाउंडेशन को बिना रजिस्ट्रेशन के ही फंडिंग कर दीजिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को एनजीओ नहीं बने हैं तो भी उसको पैसा तमाम तरह का दे दीजिए। व्यक्ति को बढ़ाने के लिए उसको मैक्से से पुरस्कार दे दीजिए और ऐसे मैक्से से पुरस्कार दे के कई एक की टोली बना दीजिए और पैसा भिजोक दीजिए। अब इनको भारत में लिंग्विस्टिक आधार पर, भारत में गरीबी के आधार पर, भारत में जाति के आधार पर, भारत में धन के आधार पर और बहुत सारे आधार हैं जिन आधारों पर आप काम कर सकते हैं तो उनका तोड़ाफाड़ी हो सकती है। बस फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे फंडिंग विदेशों से आती गई और अरबों रुपए में फंडिंग आई और परिणाम निकला कि देश में अफरा तफरी 2012-13 में मचकर सामने आ गई। बाद में भी सरकारें भी बन गई इन फंडिंगों से और सरकारें बनने के बाद खालिस्तानी मूवमेंट भी शुरू हो गए। किसान आंदोलन के नाम से भी बहुत कुछ होने लगा और यहाँ तक कि ये जो शाहीन बाग और सीएए के विरुद्ध भारत में आंदोलन छिड़ गए, तमाम तरह का अफरा तफरी मच गई। सरकार ने 2020 में इसमें संशोधन करके ये इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उन्होंने कहा साहब आप अपना काम करिए, हम काम करने से नहीं रोक रहे, हम सिर्फ इतना रोक रहे हैं कि आप जो फॉरेन फंडिंग लेकर आए हो उस फंडिंग का इस्तेमाल हमको बताइए कि आपने भारत में क्या इस्तेमाल किया। आप कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में तो शामिल नहीं हो रहे हैं, आप देश विरोधी शक्तियों के साथ तो नहीं हो रहे, आप तमाम तरह के आतंकवाद फैलाने के लिए भारत में इस पैसे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। कुछ एनजीओज ने उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो जो फाउंडेशनें इसको चैलेंज कर रही थी उनमें खास तौर से शेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है और एनजीओ केयर है। नोएल हार्पर एनजीओ केयर और शेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने साफ चैलेंज कर दिया सेक्शन 7 एफसीआरए कानून का, सेक्शन 12A एफसीआरए कानून का। सेक्शन 12A में सरकार ने यह कहा कि भाई जो कोई भी इस संस्था में काम करता है उसका आधार लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरा उन्होंने साथ में यह भी कहा कि भाई उसका जो पासपोर्ट है, आधार के साथ पासपोर्ट भी वेरिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन के रूप में लेना पड़ेगा। एसबीआई में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और जितना मैंने आपको बताया
सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कहा और चैलेंज करते हुए कहा कि भाई हमारे देश में हम बहुत भुखमरी है, बहुत गरीबी है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, इनके लिए पैसा आता है, इस पैसे पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं, सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। इस तरह से बहुत सारी एनजीओ आप देख ही रहे होंगे कि वो पटेल साहब पटेल साहब एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले बड़ा उधम मचाए हुए हैं, कभी सीबीआई उनको रोक लेती है, उनको एयरपोर्ट से रोक लिया गया, वो हाई कोर्ट चले गए, फिर उनका लुकआउट नोटिस जो उनका जारी हुआ था उस पर उन्होंने सवाल खड़े करे और कहा कि साहब हमें तो परमिशन दे दी गई थी, जब हमारी वो बंद कर दी, संस्था ही यहाँ पर बंद कर दी, तो फिर हमें बाहर जाने से क्या रोका जा रहा है। सीबीआई ने कहा कि नहीं, तुम बाहर जाकर एंटी नेशनल एक्टिविटीज फैला रहे हो, यहाँ भारत के प्रमुख थे, अब तुम ये जाकर दूसरे देशों में भी गड़बड़ कर रहे हो, और वो ऊधम मचाते हुए अभी दिल्ली की एक लोकल अदालत ने उनसे सीबीआई की अपॉलॉजी को माना और स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए साथ में ये भी कह दिया कि भाई आप बिना अदालत की अनुमति के नहीं जा सकते, यानी कि अभी सीबीआई उनको रोक रही थी, अब अदालत ने कहा मेरी बिना अनुमति के आप विदेश में नहीं जा सकते। मामले को आगे बढ़ाया गया और ये कहा सीबीआई अपना जवाब दाखिल करे, सीबीआई अपना कंसर्न व्यक्त करे, तब तक हम आपको विदेश जाने से अनुमति नहीं दे सकते। मामला तो वही भिंडी हो गया, एफसीआरए नहीं आ सकता तो यही वहां चले जा रहे थे और वहां से अपना खेल खेलते। लेकिन इस समय सरकार बहुत सजग है इन मामलों को लेकर। दूसरा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, लोगों की हम मदद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 जजों की बड़ी बेंच ने कह दिया कि भाई ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जो है विदेशी फंडिंग लेना किसी भी प्रकार से कोई फंडामेंटल राइट नहीं, ये क्वालिफाइड राइट नहीं है, यानी कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दिस इज अ क्वालिफाइड राइट। क्वालिफाइड राइट का मतलब ये होता है कि सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर आपको वो कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन की, सर्टिफिकेशन की और अनुमति की। अगर वो पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपकी एनजीओ भारत में काम नहीं करना चाहिए, फॉरेन डोनेशंस नहीं लिए जा सकते, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा ऑर्डर आया, सरकार भी इससे प्रसन्न हुई होगी, देश भी इससे प्रसन्न होगा ही, क्योंकि विदेशी फंडिंग हम सब जान रहे थे कि यहाँ मिशनरियों को विदेशी फंडिंग आती है, भारत में बहुत सारे केजरीवाल जैसे एनजीओज को विदेशी फंडिंग आती है, भारत में कम्युनिस्टों को विदेशी फंडिंग आती है, भारत में मदरसों को फॉरेन फंडिंग आती है, भारत में जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट, एएमयू जैसे इंस्टीट्यूटों को फॉरेन फंडिंग आती, और ये सारे जो हैं देश में किस प्रकार की अफरा तफरी फैला दें उसके लिए खर्च करते हैं। तो इस बात को लेकर देश का जो बड़ा कंसर्न था उसको लगता है मुझे एक समाधान निकला होगा। दूसरा जो इशू इसी से रिलेटेड है, एफसीआरए का फंड आता ही था, लेकिन अभी क्रॉस बॉर्डर को क्रॉस करके भी फंड आते थे। एनआईए ने जो फ्राइडे को चार्जशीट लगाई है, 25 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट सबमिट की है कोर्ट में, और ये कहा है कि ये जो हाइब्रिड टेररिज्म है, अब देखिए एक शब्द नया इस्तेमाल किया, हाइब्रिड टेररिस्ट। अब हाइब्रिड टेररिस्ट के मामले में ये एनआईए ये कहती है कि भाई यहां पर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र या उनके जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब बैंड है और इंटरनेशनली बैंड है, लेकिन इनके एक दूसरे आउटफिट के रूप में जम्मू कश्मीर में सिविलियन किलिंग करने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। पीछे पंडितों की कुछ हत्या हुई थी, कुछ हिंदुओं की हत्याएं हुई, कुछ पूछ कर हत्याएं हुई कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स को हत्या कर दी गई थी। रेजिस्टेंस फ्रंट सामने आया था, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ जम्मू कश्मीर, मुस्लिम जनबाज फोर्स, कश्मीर जनबाज फोर्स, कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर फाइट, मुजाहिदीन गजवातुल हिंद और कश्मीर गजनवी फोर्सेस, ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनों को उन्होंने कहा कि ये 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। और अच्छा तो ये हुआ कि 2018 से पाकिस्तान जब एफएटीएफ में फंस गया है तो इनके पास फंडिंग की थोड़ी कमी आ गई, अदरवाइज पाकिस्तान की तरफ से इनको सही से फंडिंग हो रही थी। दूसरा ये भी कहा गया कि एफसीआरए पे जब से बैन लगाया गया है तब से टेररिज्म में कमी आई है और बड़े स्तर पर ये लोग काम नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी ये अपने आउटफिट खोलकर यहां पर
जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, सडनली ये मशरूम हो गए, एकदम कुकुर मुत्ते की तरह निकल पड़े हैं पूरे के पूरे। और ये स्यूडो आउटफिट हैं, ये अपने आप को ये पाकिस्तानी बेस नहीं कहते, लेकिन ये अपने आप को यहां से काम करते हैं और यहां पर देश के विरुद्ध काम करते हैं और यहां लोगों की किलिंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। आगे जो एनआईए कहता है कि ये होता कैसे है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा मशीनरी बना रखी है पाकिस्तान ने, और वहां से ये हैंडल होता है साइबर स्पेस के माध्यम से या सोशल मीडिया हैंडलर्स के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और बहुत सारे क्लोज्ड चैनल जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देते हैं उनके माध्यम से यहां यूथ को बरगलाया जाता है। एफसीआरए और दूसरे तरह से यहां पर पैसा भेजा जाता है, पैसा इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, नेपाल के रूट से आता है या फिर सीधा जम्मू कश्मीर के रूट से आता है। ये सब यहां पर बाकायदा रेडिकलाइज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को ज्वाइन करें और OGW ओवर ग्राउंड वर्कर्स तैयार करें फॉर द सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि अपनी फौज यहां पर तैयार करने का पूरा प्रयास ये सब करते हैं। देखिए, देश में एक चीज तो हमको समझ में आनी चाहिए, जैसे मैंने कई बार खुलासा किया है कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये एक दिन में नहीं उगा था, इसके पीछे उस समय अकाली हुआ करता था। अकालियों का ये जो सिख सूबा बनाना, अलग से सिखों के लिए कुछ अलग राइट रखना, रेजोल्यूशन इन्होंने पास कर दिए थे कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 3 विषय ले, बाकी विषय हमें स्वायत्त कर दे। और ये हमेशा से जब भी इस तरह का सेपरेटिज्म उगता है तो यहीं से शुरू होता है। और इसको अभी एक और खबर इसी प्रकार की आई, पैसा विदेशों से आ ही रहा था। हालांकि एफसीआरए से मैं बहुत बार कह रहा हूं, एफसीआरए से इसको रोकने का प्रयास होता है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड स्तर पर, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जिनमें हमने बहुत छूट दे रखी है। बड़े स्तर पर भारत में उनसे पैसा इंडिविजुअली आता है और इंडिविजुअली पैसा आकर वो एक जगह कलेक्ट होता है और फिर वो स्प्रेड आउट होता है, देश विरोधी शक्तियों के खाते में जाता है, देश के विरुद्ध काम करने के लिए। इन विषयों पर एक चीज और सामने आ रही है कि जब से पंजाब में ये नई सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, वहां पर 100 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के 6 से 8वें के बच्चों के सिलेबस में या जो रेफरेंस बुकें रहती है उसमें किसान आंदोलन लिखा गया है। किसान आंदोलन लिखकर उसको वहां पढ़ाया जा रहा, बच्चों को समझाया जा रहा किसान आंदोलन क्या था, क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन नाम का कोई आंदोलन था, वो तो एक टेररिस्ट आउटफिट ही था, जैसा कि एनआईए जम्मू कश्मीर में कह रही है। यही आउटफिट केजरीवाल की कबीर फाउंडेशन, यही आउटफिट इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये बहुत सारी जो ये मैक्सेसे वाले पीछे से इन पर मदद करते हैं या लगे हुए हैं, इन लोगों के हाथों से खिल रहा है, इसका पैसा वहां आता है और ये सब खेलते हैं। मुझे लगता है कि यही ग्रुप्स हैं जो तैयार होते हैं, पैसा लेते हैं और यहां पर एजुकेशन के नाम से रेफरेंस बुकें छाप रहे हैं। रेफरेंस बुकें स्कूलों में चलनी शुरू हो गई हैं। एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार इन रेफरेंस बुकों में भारत विरोधी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो बच्चों को नहीं पता होने चाहिए, उनके दिमाग में जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। जो जर्मिनेशन अकाली दल ने कभी किया था, जनरल सिंह ने किया था, जिसको भिंडरवाला कहते थे, और उसके वजह से पंजाब में 25,000 लोगों की हत्याएं हुई थी, जिनमें से 10 से 15,000 केवल सिख थे, जिनकी हत्याएं सिखों ने ही की थी। ऐसा भी बहुत सारी रिपोर्टें कहती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भारत सरकार ने इस समय जिस प्रकार टेररिज्म से लड़ने के लिए, टेररिज्म के विरुद्ध काम करने के लिए जो ठानी है और जिस स्पीड से वो कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को सैल्यूट करना चाहिए कि वो किस प्रकार से टेररिज्म को लड़ने के लिए दिमागी रूप से जो ये कम्युनिस्ट सेंटर है या जिसको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, इनको वो कंट्रोल करना। अगर जर्मिनेशन नहीं होगा तो जनता बहुत भोली होती है, जनता के मन में कभी उद्दापन नहीं आता, कभी वो गलत नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।